नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पश्चिम बंगाल का खेल बड़ा गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ ये चल रहा है कि नित दिन सरकार को एक फैसला लेना पड़ रहा है। कल 28 तारीख थी, बकरीद खत्म हुई। रेड रोड पर कोई जमावड़ा नहीं हुआ। नमाज पढ़ा गया, लेकिन परेड ग्राउंड पे पढ़ा गया। कोलकाता का बहुत ही अ, ऐतिहासिक परेड ग्राउंड है, वहां पे नमाज पढ़ा गया। लेकिन रेड रोड पे जो पढ़ी जाने वाली परंपरा थी वो कल टूट गई। बल्कि टूटी क्या, आप ये कह सकते हैं कि पक्षों ने, मतलब मुस्लिम पक्षों ने इस बात को सराहा कि हाँ, हमें सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। सरकार के ऑर्डर थे वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने मन से भी स्वीकार किया कि हमें सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। सरकार का अगर ये आदेश है तो इसका हमें पालन करना चाहिए, और अगर हम इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो ये अनुचित होगा, ये गैर वैधानिक होगा। और गैर वैधानिक काम को अगर हम अपने हाथ में लेते हैं तो सरकार अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी, और उसके लिए सरकार स्वतंत्र है। खैर, 28 मई का दिन बीता, लोगों ने आपस में त्योहार मनाया, और मुस्लिम भाई बहनों ने खूब ठीक से, अच्छे तरीके से, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, ढंग से उनका त्योहार मना। किसी ने उनको दखल भी नहीं दिया कहीं पर। बस एक ऑर्डर आया था कि आप सड़क पर नमाज ना पढ़ें, सड़क को अवरुद्ध ना करें, और उन्होंने स्वयं इसका पालन किया, और वो कोलकाता के मशहूर परेड ग्राउंड में जाकर के नमाज अदा किया। ये तो हुई कल की बात। लेकिन कल ही एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है वहां से। वो खबर है हजारों करोड़ के घोटाले का। लक्ष्मी भंडार योजना के नाम पर 30 लाख फर्जी लाभार्थी बनाए गए, और सालों से प्रत्येक महीने 450 से 549 या 76 करोड़ रुपए सरकारी खजाने को चपत लगाया गया। प्रत्येक महीने 30 लाख लाभार्थियों को 1500 रुपए से लेकर के 2000 रुपए प्रति लाभार्थी पैसे बांटे गए। कोई बात नहीं है, अगर बंगाल की जनता के लिए आपने लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की थी, आपको शुरू करने का पूरा हक है। आपको शुरू करना चाहिए था, आप सरकार में हैं, करना भी चाहिए था। याद कीजिए, इसी लक्ष्मी भंडार योजना को लेकर के लुटियंस मीडिया, जो एजेंडा मीडिया है, एजेंडा मीडिया ने यह कहना शुरू किया कि जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना ने कमाल दिखाया था, जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना ने कमाल दिखाया था, जैसे बिहार में 10,000 रुपए जो कैश ट्रांसफर हुए थे आखिरी पलों में, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए, उसने कमाल दिखाया था। छत्तीसगढ़ में दिखाया, झारखंड में दिखाया। जहां जहां महिलाओं को प्रलोभन दिया गया या उनके हक में, हित में काम किया गया, वहां चुनाव में अपेक्षित रिजल्ट आया, और जो पार्टी सत्ता में थी, सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ, बड़ी संख्या में महिलाओं का। तो लुटियंस मीडिया अपने तरीके से यहां यह फैला रही थी कि देखिएगा, पश्चिम बंगाल में यही होने वाला है। लक्ष्मी भंडार योजना इतना कारगर है कि ममता बनर्जी को कोई पदच्युत कर ही नहीं सकता है, सत्ता से कोई हटा नहीं सकता है। इतनी जबरदस्त योजना हाथ लगी है ममता बनर्जी को। और 30 लाख महिलाओं के, इसमें 30 लाख जो अभी मिले हैं, करोड़ों महिलाओं को यह लाभ पहुंचाया गया। लेकिन अब शुभेंदु सरकार आने के बाद योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है। योजना की स्क्रूटनी की जा रही है। योजना क्या थी, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, किनको पहुंचाया लाभ, इस सब की जब तहकीकात हुई तो अभी तक के उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से पश्चिम बंगाल में 30 लाख फर्जी लाभार्थी पाए गए हैं। 30 लाख।
छोटा आंकड़ा नहीं है। अभी तो 27 लाख को लेकर के लुटियंस मीडिया यहां पर बवाल काटे हुए है कि 27 लाख को आपने वोटिंग के अधिकार से वंचित कर दिया है, डेमोक्रेसी को आपने हाईजैक कर लिया है, डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है आपने पश्चिम बंगाल में। इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, लेकिन ये 30 लाख जो फर्जी लाभार्थी हैं, जो वहां से पलायन कर गए हैं, उसका भी नाम जुड़ा हुआ है। जो स्वर्गवास हो गए हैं, उनका भी नाम जुड़ा हुआ है। और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में बांग्लादेशी आबादी, बांग्लादेशी महिलाओं के इसमें नाम जुड़े हुए हैं लक्ष्मी भंडार योजना में। अब ये सारा डिटेल पश्चिम बंगाल के सरकार में मुखिया शुभेंदु अधिकारी के टेबल पर रखा हुआ है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि 30 लाख फर्जी लाभार्थी कैसे बने। याद कीजिए, आप उत्तराखंड में करोड़ों, लाख नहीं, करोड़ों राशन कार्ड थे जो फर्जी पाए गए थे। फर्जी राशन कार्ड के नाम पर प्रत्येक महीने राशन निकल रहे थे और उस सारे राशन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। किसी के नाम पर राशन दुकान से राशन निकलता था, व्यक्ति वहां पर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, न महिला, न मानव, न आदमी, पुरुष, कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उनके नाम पर राशन निकल रहा है। और राशन जब निकल करके जाता था तो वहां आदमी है नहीं। ये तो पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। चना हो, दाल हो, गेहूं हो, चावल हो, तेल हो, कुछ संदर्भ में चीनी हो। चीनी भी राशन में मिलता था, आपको याद होगा, आज से 25-30 वर्ष पहले। तो आज भी कुछ स्टेट में चीनी राशन के द्वारा दिया जाता है। चीनी, तेल, दलहन का कुछ सामग्री, गेहूं, चावल, ये राशन में दिया जाता है। और इसमें बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में धांधली हुई थी कांग्रेस की सरकार में। जब ये नई सरकार आई, हालांकि कोई सरकार कोई धांधली को कुछ थोड़ा बहुत बचाती है, बारे न्यारे भी होते रहता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन उत्तराखंड सरकार में बड़े पैमाने पर यह धांधली हुई थी और इसकी खबरें आई थी। बाद में धामी सरकार ने उसको रोका। यही स्थिति पश्चिम बंगाल में है। अब 30 लाख जो महिला, पुरुष या परिवार हैं या जो लाभार्थी है, उसमें कहा जा रहा है कि 80% से अधिक बांग्लादेशी लाभार्थी हैं। अब आप सोचिए, बिहार, पश्चिम बंगाल सरकार के खजाने से पैसे निकल रहे हैं और पैसे जा रहे हैं कहां? बांग्लादेश। बांग्लादेश का सारी आबादी यहां नहीं आ गई है, बॉर्डर क्रॉस किया, इधर पहुंच गए, यहां कमाई धमाई चल रही है, यहां आधार कार्ड बना लिया, राशन कार्ड बना लिया, वोटर कार्ड बना लिया, वो अब बंगाल के नागरिक हो गए, भारत के नागरिक हो गए, सरकार की जितनी सुविधाएं हैं उसका लाभार्थी हो गए, उनको पैसे मिल रहे हैं 1500 से 2000 रुपये प्रत्येक महीने। इसके अलावा राशनिंग अलग हो रही है। अब ये पैसे वो सीधा जा रहा है बांग्लादेश कमाई करके, क्योंकि जिनको ये पैसे वजीफा में मिल रहे हैं वो काम भी तो कर रहे हैं, सारा काम भी चल रहा है। ये काम उधर अलग चल रहा है और इधर ये सारे बांग्लादेश में पैसे भेजे जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के खजाने की लूट करके, बिना हथियार दिखाए, बिना पलबा किए, तरीके से सिस्टम में घुस करके भ्रष्टाचार का तांडव करते हुए 30-30 लाख लाभार्थी खजाने को चपत लगा रहे थे। ममता बनर्जी को खबर नहीं थी, अभिषेक बनर्जी को खबर नहीं थी। आज सबसे ज्यादा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इस्तीफे की झड़ी लग गई है। कल शांतनु सिन्हा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, शांतनु सेन, माफ कीजिएगा, शांतनु सेन राष्ट्रीय प्रवक्ता है टीएमसी के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और कुणाल घोष इस पे आके कह रहे हैं कि ये बड़े बड़े नेता हमारे छोड़ के जा रहे हैं।
कुणाल घोष कह रहे हैं कि काकोली घोष दस्तिकार ने जो आरोप लगाए हैं, इस समय आरोप लगाने का वक्त नहीं है। तो आप क्या कर रहे थे? आपने कोई बहुत अच्छी बात कह दी है अभिषेक बनर्जी के लिए, ममता बनर्जी के लिए, ऐसी बात तो है नहीं। कुणाल घोष का बयान क्या है मीडिया में? पहले ही दिन जब जहांगीर खान के ऊपर कार्रवाई हो रही थी और जहांगीर खान ने नाम वापस लिया फाल्टा विधानसभा सीट से, तो कुणाल घोष की क्या प्रतिक्रिया थी? कुणाल घोष ने कहा था कि ये बात अब अभिषेक बनर्जी को इसका जवाब देना चाहिए। ऐसा टीएमसी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि नॉमिनेशन करने वाला उम्मीदवार अपना नाम 48 घंटे पहले वापस ले ले और किसी के दबाव में ले ले। टीएमसी छोड़िए, किसी भी बड़ी पार्टी का उम्मीदवार जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, अब टीएमसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक बड़ी पार्टी है, 29 सांसद हैं उसके, और 2/3 मेजोरिटी से सरकार में थी 2021 में, 2011, 2016, 2021 में लगातार वो मेजोरिटी से सरकार बनाती रही और 2021 में तो और सरकार बनाई जबरदस्त मेजोरिटी के साथ, जिसमें कहा जा रहा था कि 2021 में ही भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, पलटनो दरकार। पिछली बार पलटनो दरकार नहीं हुआ, इस बार पलटनो दरकार हुआ, इस बार बीजेपी सरकार हुआ। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी के श्रीमान कुणाल घोष कह रहे हैं कि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ जब टीएमसी के नेता आखिरी समय में नॉमिनेशन फाइल किया हुआ है, उनको वोट भी पड़े हैं, लेकिन उन्होंने वो घोषणा कर दें कि मैं चुनाव मैदान से हट रहा हूं। तो इसका जवाब तो अभिषेक बनर्जी को देना चाहिए। क्यों, आपको क्यों नहीं देना चाहिए? आप नेता हैं। हाँ, आप कहें कि नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी, चूंकि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी अभिषेक बनर्जी का है, डायमंड हार्बर, तो इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी वो एक विधानसभा है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि भाई आपके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में विधानसभा का उम्मीदवार अपना नाम वापस ले रहा है, वो चुनाव मैदान से हट रहा है। नाम वापस का मतलब है चुनाव मैदान से हट रहा है, नाम तो इलेक्टोरल रोल में है। वोटर जो जो मतदान के लिस्ट हैं पार्टियों के, उसमें नाम बना हुआ है, वोटिंग हुई, 7,000 ही वोट आया, वो अलग विषय है। लेकिन 48 आवर्स पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि मैं चुनाव से खुद को बाहर कर रहा हूं। वो कहे जिन्होंने धमकी दी थी कि 4 मई की शाम के बाद तुम्हारा बाप तुम्हें बचाने नहीं आएगा। देखते हैं कौन बचाने आता है दिल्ली से। सवाल है कि टीएमसी में कोई शांति प्रिय नेता हो, उनका मन अच्छा नहीं लग रहा हो, पॉलिटिक्स से ऊब गया हो, दुखी हो, उसमें नाम वापस ले ले तो बात समझ में आती है। लेकिन वो नेता और उनके आका दोनों मिलकर के एक ही भाषा बोल रहे हैं कि शाम संध्या 6 बजे के बाद देखते हैं 4 तारीख को कौन तुम्हारा पिताजी दिल्ली से बचाने के लिए आता है। इस तरह की असंसदीय भाषा का भी प्रयोग किया गया अभिषेक बनर्जी के द्वारा और श्रीमान जहांगीर खान के द्वारा, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। ये बड़ा अद्भुत है, ये बड़ा अचरज है, अचरज की बात है। और इसलिए कुणाल घोष ने कहा कि ये जवाब देना चाहिए अभिषेक बनर्जी को। आप जवाब पूछ करके जवाब दे देते। आप काकोली घोष के ऊपर आप अभी अटैक कर रहे हैं कि काकोली घोष दस्तिकार को तो अभी पार्टी के साथ खड़ा होना है। कैसे खड़ा रहेंगी वो? उनको चीफ व्हिप से हटा दिया गया, बिना पूछे हटाया गया, उनका फोन नहीं ले रही है ममता बनर्जी। अभिषेक बनर्जी से उनका 36 का रिश्ता है। आईपैक के कार्यकर्ता, आईपैक के जो एम्प्लॉई हैं, वो उनको 2 कौड़ी का नहीं समझते हैं। काकोली घोष दस्तिकार कैमरे पर के बोल रही हैं कि पहले तो वो हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान करते थे, बाद में अपमान करने की सीढ़ी इतनी बढ़ गई, उनकी औकात इतनी बढ़ गई कि मुझ तक को उन्होंने अपमानित किया। काकोली घोष दस्तिकार कर रही कि एपेक के एक अदना एम्प्लॉई 4 बार की सांसद रही पर्सनालिटी को अगर अपमानित कर सकता है तो उस पार्टी का तो यही होना था। और अभी शांतनु सेन जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। रिजू दत्ता तो पहले ही इस्तीफा दे दिए थे। अलग अलग काउंसिल में, म्युनिसिपल काउंसिल में पार्षद इस्तीफे की झड़ी लगा चुके हैं। और उसके बाद अभी काकोली घोष दस्तिकार से पूछा गया कि बकरीद पर जो स्लॉटर का जो नया फरमान आया है
कि स्लॉटर करने के लिए, आपको गौकसी करने के लिए, या कोई भी जानवर की जो आप ये करते हैं, उसके लिए आपको सरकार से लेना पड़ेगा। काकनी गोश्त दस्तिकार ने कहा कि यह कानून तो 1950 से बना हुआ है, नई बात क्या है। और हमारे जो नए मुख्यमंत्री हैं बढ़िया काम कर रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड काकोली गोश्त दस्तिकार का स्टेटमेंट था, उन्होंने कोई इधर उधर की बात नहीं की। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि 1950 से कानून है और इस कानून में परिवर्तन की आवश्यकता भी कभी महसूस नहीं की गई। अगर उसमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई होती तो 34 साल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही, 15 साल ममता जी की सरकार रही, उन्होंने अमेंड क्यों नहीं किया इस कानून में? कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इस कानून से सहमति थी दोनों सरकारों की सहमति थी। तो अगर उस विषय में वर्तमान सरकार कोई फैसला ले रही है तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि कम्युनिस्ट भी साथ में है, कांग्रेस भी साथ में है और ममता की टीएमसी भी साथ में है। मोटे तौर पर उनके आर्गुमेंट का जो बैकअप आर्गुमेंट है वो यही है कि निवर्तमान सरकारों ने, पिछली सरकारों ने, किसी ने भी 1950 के कानून में संशोधन की आवश्यकता महसूस नहीं की, इसलिए संशोधन नहीं हुआ। इसीलिए स्लॉटर पे कोई भी जो निर्णय है वर्तमान सरकार का वो उचित है। ये काकोली गोश्त दस्तिकार कर रही है। किसी टीएमसी नेता के जुबान से ये नहीं निकल रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के जो फरमान हैं ये मुसलमानों के खिलाफ जा रहा है। सबके सबकी समझिए मंशा बदल गई, नियत बदल गई। सब कह रहे हैं कि नहीं, नमाज सड़क पर पढ़ने की क्या आवश्यकता है, औचित्य क्या है। अरे अभी एक मौलवी कह रहे हैं, मौलवी तो हद हो गई। अब मैं या कोई और बात कहे तो लोग कहेंगे कि देखिए आप एक धर्म विशेष के खिलाफ ऐसी बात कर रहे हैं। मौलवी कह रहे हैं कि लठ पड़नी चाहिए, योगी को लठ बजाना चाहिए, शुभेंदु को लठ बजाना चाहिए और हिमंता को लठ बजाना चाहिए। ये लठ क्यों नहीं बजा रहे हैं? ये बिना लठ के नहीं सुधरेंगे। भाई इतनी मैदानें हैं शहर में, वहां चले जाओ। सड़क पर नमाज पढ़ने की क्या आवश्यकता है? क्यों पढ़ रहे हो? ये किस दिमाग का, ये किस फतूर है, ये कौन सा फतूर है, ये बताओ पूरी दुनिया को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मौलवी कह रहे हैं। मौलवी का वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि उनको लाठी पड़नी चाहिए। और पिछली सरकारों ने स्लॉटर को लेकर के जो भी, अगर योगी सरकार कह रही है कि कानून आपको लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट, हिमंता कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, शुभेंदु कह रहे हैं सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तो वो मौलवी कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि सर्टिफिकेट जो है वो एक वैध प्रक्रिया है, तभी तो इसका विरोध नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि अवैध तरीके से ये सारी प्रक्रिया चल रही थी। जानवरों की कटाई का काम अवैध तरीके से चल रहा था। और जब आपको मालूम है कि एक आस्था विशेष, एक धर्म विशेष की आस्था का सवाल है, तो उसको जानबूझ करके आप काट रहे हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस की सरकार ने, समाजवादी सरकार ने स्लॉटर को लेकर वैध कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं और अवैध काम को प्रोटेक्ट किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मौलवी कह रहे हैं कि पिछले 70 वर्षों से अवैध गतिविधियां चल रही थी और अवैध गतिविधियों को चलाने में बिहार में लालू की सरकार थी, नीतीश की भी सरकार हो सकती है, नीतीश का भी बड़ा मोह है। तो लालू की सरकार होगी, नीतीश की सरकार होगी, मुलायम की सरकार होगी, सपा की सरकार होगी, बसपा की सरकार होगी, कांग्रेस की सरकार होगी। यह मौलवी का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। मौलवी कह रहे हैं कि उन्होंने, अगर आज सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जा रहा है, वैध तरीके अपनाने की बात हो रही है, अवैध तरीके से छुटकारे की बात हो रही है। सब लोग मानते हैं इस बात को कि वैध तरीके से आइए, सर्टिफिकेट लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि भाई किनकी कटाई होगी, किनकी कटाई नहीं होगी। उस फॉर्मूले को आप तुष्ट कीजिए और कटाई का काम प्रारंभ कीजिए। और सारे लोग इसके लिए तैयार भी हैं। सर्टिफिकेट भाई कह रहे हैं कि अगर आपको मुर्गा काटना है, आपको अगर मीट काटना है, या आपको अगर कुछ भी काटना है, तो सर्टिफिकेट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। और जब सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपको कोई रोकता तो नहीं है ना, सर्टिफिकेट देने की बात करता है।
इसका मतलब है कि अब तक जो सर्टिफिकेट नहीं लिया गया वो अवैध काम चल रहा था, अवैध गोरख धंधा चल रहा था। इस अवैध गोरख धंधा को अब मौलाना कह रहे हैं कि नहीं चलना चाहिए और ये वैध काम हो रहा है। तो जहां जहां अवैध गतिविधि हो रही है, पश्चिम बंगाल उस पर एक्शन कर रहा है। 30 लाख फर्जी अभ्यर्थियों को आपने 576 करोड़ के हिसाब से 450 से 576 करोड़, अभी तो डेटा आ रहा है कि प्रति माह, लेकिन मोटे तौर पर 576 करोड़ के आसपास प्रत्येक माह लूट हुआ बंगाल के खजाने का। और इसीलिए सबको डर है कि ये पूरा जो सिंडिकेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम चल रहा था करप्शन का, हजारों करोड़ लूटे जा रहे थे, बंगाल की स्थिति बदतर होते जा रही थी, बंगाल में इंडस्ट्री पलायन कर गया था और इधर सरकारी खजाने का लूट चल रहा था तुष्टीकरण के नाम पर। अब ये सारा मामला प्रकाश में आ रहा है, लेकिन इसकी चर्चा खान मार्केट में बैठे हुए लोगों के मुंह से आप नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे आप। खैर, देर आ रहे हैं, दुरुस्त आ रहे हैं। बंगाल सरकार क्रैकडाउन कर रही है, प्रत्येक दिन नए फरमान लागू कर रही है और बंगाल में सुशासन स्थापित होता हुआ दिख रहा है। गुंडों को अंडरवियर में सड़कों पर घुमाए जा रहे हैं, अंडरवियर में, बनियान में, कपड़े उतार करके। ये क्या संदेश है? आपको प्रथम दृष्टया लगेगा इनह्यूमैन। अभी रुदाली गैंग शुरू कर दिया है, छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये बूढ़ी माँ 70 वर्ष की चल नहीं पा रही हैं और ये बॉर्डर की तरफ रुख कर रही हैं। काश इनका भी कोई देखने वाला होता, इनके ऊपर भी खुदा की नजर इनायत होती। चल रही है ये सारी बातें, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि ये तस्वीर तो तस्वीर का एक पहलू है। फिर आप हमसे अलग क्यों हुए थे? हमने तो नहीं कहा था कि बांग्लादेश बन जाइए, हमने तो नहीं कहा था कि पाकिस्तान बना लीजिए। आप जबरदस्ती, जबरिया, जबरन, मैं जानता हूं वो हमारे ही खून है, लेकिन हमने तो नहीं कहा था कि आप पाकिस्तान बना लीजिए और फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश बन जाइए। आप 21 साल नहीं रह सके, 22-23 साल नहीं रह सके। 47 में अलग हुए, 71 में फिर जुदा हो गए, तो कुल मिलाकर के 22-23 साल, 22-23 साल साथ नहीं रह सके। जो धर्म के नाम पर देश बना था वो 22-23 साल भी एकजुट नहीं रह सका। भाषा विवाद में पड़ गया, पंजाबी मुसलमान ने बंगाली मुसलमान को बाहर कर दिया और इरादा यह था कि इस तरह से डिवाइड करो ताकि पाकिस्तान से भारत होता हुआ सड़क जाए बांग्लादेश को और फिर पाकिस्तान की ट्रकें, पाकिस्तान की बसें भारत को चीरते हुए बांग्लादेश पहुंचे। इरादा तो यह था इनका, सेफ कॉरिडोर मांग रहे थे ये, ताकि आज ड्रग सप्लाई में बड़ी आसानी होती, नेपाल का रूट ना लेना पड़े, दुबई का रूट ना लेना पड़े, श्रीलंका का रूट ना लेना पड़े, बांग्लादेश का रूट ना लेना पड़े, सीधा सीधी आइए साहब, ट्रक लेकर के घुस जाइए, ड्रग का चलन शुरू कर दीजिए। अभी अभी गृह मंत्री सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए 15 दिन का प्रवास कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में। इरादा इनका कैसा था? तो आज जो लोग कह रहे हैं कि वो छोटे मासूम बच्चे बॉर्डर पर दूध के लिए तड़प रहे हैं, पानी के लिए तड़प रहे हैं, दूध तो छोड़िए साहब, पानी नसीब नहीं है, इतने किलोमीटर अब वो चल के यहां से जाएंगे। देखिए क्या है, संवेदना प्रकट कर रहे हैं, भाव प्रबल हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। लेकिन वो दौर भूल गए जब गाड़ियों में लाशों को ठूस ठूस करके भेजा गया था। हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम तो कोई कत्लेआम नहीं कर रहे हैं। हम तो जो आकर के कह रहा है कि हाँ मैं उधर से आया हूं, अवैध तरीके से आया हूं। अगर आप वैध तरीके से आते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। आप लिखते यहां पर कि मैं वहां पर काम के लिए जाना चाहता हूं, अथॉरिटी से आप सर्टिफिकेट वगैरह बना करके आप आते। नहीं, आप तो अवैध तरीके से आए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ। अब ये भी तहकीकात हो रही है कि ये इतने इतने घुसपैठिए आए कैसे,
और अभिषेक बनर्जी की चाल देखिए, वो कह रहे हैं बॉर्डर किसके हाथ में है? मेरे हाथ में नहीं है, तो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो बॉर्डर तुम्हारे हाथ में था तो तुमने जमीन क्यों नहीं दिया? बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन तुम्हारे पास था ना, तुमने क्यों नहीं दिया? निर्लज्ज पतित आदमी कहीं के, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो? तो गुंडागर्दी अब चलने वाली है नहीं। और अभी तो जहांगीर खां गए हैं जेल, उनका खत्म हो गया है, कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं। अब श्रीमान आपकी बारी है, 31 जुलाई तक आप खैर मनाइए। और ये एक एक 30-30 लाख का फर्जीवाड़े का हिसाब देना पड़ेगा, जिसमें हजारों करोड़ रुपए आपने बंगाल के खजाने से लूटा है। देखिए आगे क्यों होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।